नमस्कार दोस्तों, सीधी बात नो बकवास। इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन को कवर किया है जो सभी तरह के एग्जाम्स के लिए है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है वनोन्मूलन का कारण है। ध्यान दीजिए, इससे पहले वाला वीडियो में यानी कि पहले वाला सेट में हमने आखिरी क्वेश्चन पढ़ा था वनोन्मूलन क्या है। वनोन्मूलन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई यानी वनों की कटाई वनोन्मूलन कहलाता है। आखिर इसका कारण क्या है? यही आज का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है। इसका कारण क्या है वनोन्मूलन का? तो ऑप्शन ए है इसमें भवन निर्माण, ऑप्शन बी है सड़क निर्माण, ऑप्शन सी है कागज उद्योग। तो यहाँ इसके सभी ऑप्शन उत्तर में होंगे। उत्तर में क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्या हो गया भाई? यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन हो गया भवन निर्माण, बी नंबर ऑप्शन हो गया सड़क निर्माण और सी नंबर हो गया कागज उद्योग, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, हम पूरा ऑप्शन नहीं देंगे नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप स्लो करके पूरा ऑप्शन देख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो आप देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरी पत्तियों में। क्या हो जाएगा भाई? हरी पत्तियों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ध्यान दीजिए, कोशिकांग के बारे में यहाँ कह रहा है कि किस कोशिकांग को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। याद रखिएगा, क्या भाई? लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक कोशिक जीव का उदाहरण है। इनमें से एक कोशिक जीव का उदाहरण कौन है? किसका भाई? तो एक कोशिक जीव का उदाहरण पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीबा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित रहता है? ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन जो है कह रहा है इसमें अनुपस्थित। क्वेश्चन पहले एक बार पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा। कोशिका में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित रहता है? ये चारों जो कोशिकांग दिया हुआ है इसमें से कौन सा जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, कोशिका की खोज कब हुई? किसका भाई? कोशिका की खोज। याद रखिए, कोशिका की खोज कब हुई? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, जंतु कोशिका में कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है? ध्यान दीजिए, यहां भी कह रहा है जंतु कोशिका में कौन सी संरचना, वहां दूसरा कुछ था, यहाँ संरचना अनुपस्थित। लेकिन यहाँ भी क्या कह रहा है? अनुपस्थित कह रहा है, उपस्थित नहीं कह रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बदल गया है, कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 के बजाय 8, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक तो पहले यहां दे दिया नर, उसके बाद दे दिया मादा। नर और मादा युग्मक, युग्म का मतलब होता है पेयर, युग्मक यानी कि जोड़ा। नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, युग्मनज। क्या होता है भाई? युग्मनज। इसका याद रखने का ट्रिक क्या है? युग्मक से आया बना दिया युग्मनज, ये ट्रिक हम बता रहे हैं। नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? तो युग्मनज बनाते हैं, जिसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, युग्मनज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, नर और मादा युग्मक के, यहां भी वही है नर, क्या? नर और मादा युग्मक के संयोजन की प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पे एक संयोजन कह रहा है, संयोजन की प्रक्रिया यानी मिलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निषेचन। क्या होता है भाई? उसको हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जब नर और मादा युग्मक यानी पेयर, जोड़ा जो मिलते हैं, यानी संयोजन जो प्रक्रिया होती है, मिलने की प्रक्रिया जो होती है, वह क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। याद रखिएगा, निषेचन। अगला प्रश्न है 10 नंबर, जो जंतु सीधे शिशु को जन्म न देकर यानी बच्चे को जन्म देकर, सॉरी बच्चे को जन्म न देकर अंडे देती है, क्या कह रहा है भाई? डायरेक्ट यहाँ अंडे की बात हो रही है। शिशु को जो जन्म न देकर अंडे देती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए, उसको हम
अंडप्रजक जंतु कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अंडप्रजक जंतु क्या है? अंडप्रजक जंतु। इसका भी याद रखने का तरीका क्या है? यहाँ अंडे है तो अंडे से आया ये वाला अंडप्रजक जंतु, याद रखिएगा हमेशा, इसका ट्रिक है ये। अगला प्रश्न है 11 नंबर, आंतरिक निषेचन होती है, यानी किसमें होती है आंतरिक निषेचन? ध्यान दीजिए, ये मिलने की प्रक्रिया तो अभी आपने पढ़ा निषेचन, नर और मादा की मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, लेकिन यहाँ आंतरिक बोल रहा है क्वेश्चन में, आंतरिक यानी आंतरिक का मतलब अंदरूनी, अंदर। तो आंतरिक निषेचन किसमें होती है भाई? यहाँ जो ऑप्शन है तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मादा के शरीर में। क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर ए, मादा के शरीर में जो है क्या होता है? आंतरिक निषेचन होती है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, मुकुलन विधि द्वारा, मुकुलन एक विधि है, इसके द्वारा जनन किस जंतु में होता है? किस विधि द्वारा पूछ रहा है? यहाँ मुकुलन विधि द्वारा पूछ रहा है कि जनन किस विधि किस जंतु में होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा। कौन सा ऑप्शन होगा भाई सही ऑप्शन? हाइड्रा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, लड़कों के गले में, किसके गले में भाई? क्वेश्चन समझिएगा, लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? लड़कों के गले में एक उभरा हुआ भाग होता है, यानी गर्दन जो होता है उसमें एक उभरा हुआ, उठा हुआ छोटा सा हिस्सा होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसको कहा जाता है एडम्स एप्पल या कंठमणि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, एडम्स एप्पल या कंठमणि। क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल या कंठमणि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? याद रखिएगा ये जोड़ा पूछ रहा है, कितना? ये जोड़ा पूछ रहा है कि मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जोड़ा। जोड़ा में पूछ रहा है इसलिए 23 जोड़ा हो जाएगा। अगर जोड़ा नहीं पूछता तब क्या होता भाई? 46 हो जाता, सीधा सीधा उसको हम 46 यानी इसका डबल कर देते। तो 23 जोड़ा यहाँ पे हो जाएगा क्या? गुणसूत्र। याद रखिएगा मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े। अगला प्रश्न है 15 नंबर, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? ये क्वेश्चन है कि इस स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य यानी जनरल अवधि डे जो होता है वह क्या होता है, कितने दिन का होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 28 दिन का। क्या होता है भाई? याद रखिएगा 28 दिन का। याद रखिए यह बायोलॉजी से क्वेश्चन है, यानी कि इसे ये समझ में आ रहा है, आपको समझ जाना चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये विज्ञान से प्रश्न लिया गया है। विज्ञान 8वीं क्लास के विज्ञान को कवर किया गया है, टेक्स्ट बुक को कवर किया गया है, एनसीईआरटी बुक जो होता है उसको कवर किया गया है। और उसमें तीनों चीज होता है, विज्ञान की जहाँ भी बात की जाए तो उसमें तीनों चीज आता है, उसका पार्ट तीनों होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। तो ये तीनों को कवर किया गया है, ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस बल को क्या कहते हैं? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उस बल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व बल। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है यानी खींचती है, तो इस बल को क्या कहते हैं भाई? गुरुत्व बल कहते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, निम्न में से कौन सा बल संपर्कित बल है? ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर उसके आपको किसमें मिल जाएगा भाई? शब्द में ही मिलता है। संपर्कित बल का उदाहरण पूछ रहा है। संपर्कित बल का मतलब यहाँ संपर्कित ये कौन सा शब्द से बना है? तो संपर्क से बना है, मतलब जिससे संपर्क हो तो वही संपर्कित बल होगा। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है इसमें गुरुत्व बल, ऑप्शन बी है चुंबकीय बल, ऑप्शन सी है घर्षण बल और ऑप्शन डी है स्थिर वैद्युत बल। हम लोग जो चलते हैं तो उसमें हम लोगों के लिए क्या घर्षण बल काम करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल। क्योंकि घर्षण बल दो वस्तु के बीच में होता है। तो भाई हम लोग भी तो वस्तु हो गए, चाहे कोई भी वस्तु चल रहा है जमीन पर, तो चक्का जो होता है या कोई सवारी है, गाड़ी है, आप गाड़ी ही चलाते हैं, बाइक ही चलाते हैं, तो उसका पहिया जो होता है, टायर जो होता है, वह टायर और रोड के बीच में संपर्क जरूर होता है।
तभी वहां घर्षण बल लगता है। आप ब्रेक लगाते हैं तभी ब्रेक लगता है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। तो संपर्कित बल मतलब संपर्क है दोनों में, तो संपर्क है मतलब वह कौन सा बल है इसमें से भाई? घर्षण बल है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण बल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 18 प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए उत्तरदायी बल है। आप अक्सर देखते होंगे जब कंघी करते होंगे शुष्क मौसम में, सूखा हुआ मौसम में बालों में जब कंघी करते हैं तो वह बिखर जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके लिए कौन उत्तरदायी बल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर वैद्युत बल। क्या होगा भाई? स्थिर वैद्युत बल। याद रखिएगा, वह स्थिर वैद्युत बल जो होता है वह इसके लिए उत्तरदायी बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, यानी प्रश्न संख्या 20, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक है तो ध्यान दीजिए, यहां पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है पास्कल। क्या दिया हुआ है? पास्कल। तो दाब जो होता है, दाब का यह दोनों मात्रक है, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी है और पास्कल भी है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों। ये याद रखिएगा, दाब का सही मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी दोनों होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। घर्षण कम करने के लिए, जो अभी इससे पहले वाला संपर्कित बल के उदाहरण में हम लोगों ने पढ़ा, चर्चा किया घर्षण बल वाला, तो घर्षण कम करने वाले पदार्थ को कहीं कहीं घर्षण कम करने की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग कैरम जो खेलते हैं तो कैरम बोर्ड जो होता है उस पर उसका क्या होता है, कैरम का जो गोटी जो होता है उसको भगाने के लिए, फिसलने के लिए तेज भागे, तो उसको क्या किया जाता है भाई? पाउडर छिड़का जाता है वहां पे। स्पेशल पाउडर भी आता है उसके लिए। आप अपने घरों में इस्तेमाल होने वाले पाउडर को भी छिड़क के खेलते हैं कैरम बोर्ड। ऐसा इसलिए कि चिकना हो जाए। मतलब चिकना करने के पीछे का रीजन होता है कि वहां घर्षण कम हो जाए। घर्षण जैसे ही कम हो जाएगा तो वह क्या होगा? उसका गोटी स्ट्राइकर जो मारते हैं बहुत तेजी से भागता है और काम भी करता है, मजा भी आता है। मतलब वहां घर्षण कम हो जाता है। तो घर्षण कम करने वाले पदार्थ जो भी होते हैं, घर्षण कम करने वाले पदार्थ बहुत सारे होते हैं। हमने कैरम बोर्ड में क्या यूज किया भाई? घर्षण कम करने के लिए पाउडर यूज किया, या दूसरे जगह पे दूसरा मोबिल वगैरह यूज किया जाता है। बहुत ऐसा चीज है, गाड़ी जो होता है उसमें मोबिल वगैरह यूज किया जाता है। हर जगह हर तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको पूछ रहा है कि ऐसा पदार्थ को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, उसको हम क्या कहते हैं? स्नेहक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेहक। यानी ऑप्शन नंबर ए स्नेहक इसका सही आंसर होगा। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं, यानी स्नेहक पदार्थ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22, ध्वनि संचारित हो सकती है, यानी ध्वनि जो है, यानी ध्वनि का मतलब क्या हो गया? साउंड। आप जो बोलते हैं वह क्या हो गया? ध्वनि हो गया, साउंड हो गया। या उसको अपने भाषा में क्या बोलते हैं? आवाज जिसको कहते हैं। क्या? आवाज। तो यानी ध्वनि यानी कि साउंड, आवाज संचारित हो सकती है। मतलब किस किस में वह जा सकता है, किस किस में वह किस किस के माध्यम से वह जा सकता है, किस में जा सकता है? संचारित का मतलब यही हो गया, साउंड। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया हुआ है केवल ठोस में। भाई ठोस में भी होता है, केवल ठोस में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया है केवल द्रव में। भाई केवल द्रव में नहीं, द्रव में भी होता है, यानी कि पानी में भी होता है, द्रवीय पदार्थ में भी होता है। फिर ऑप्शन सी कह रहा है केवल गैस में। तो खाली गैसे में नहीं होता, गैसीय पदार्थ में भी होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक है। तो याद रखिए, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है भाई? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, जिसको संकेत में क्या लिखा जाता है? एच जेड। याद रखिए, एच जेड। हर्ट्ज का संकेत होता है एच जेड। ठीक, एच जेड यानी हर्ट्ज उसको बोला जाता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। और यह क्या होता है भाई?
साउंड के लिए, यानी प्रासर्विक ध्वनि जो भी होता है, ध्वनि का एक लिमिट होता है हर चीज के लिए, कुत्ता हो, हाथी हो, जानवर कोई भी हो, या इंसान हो, आदमी हो, यानी सब के लिए एक लिमिट होता है। वही क्या होता है, एक मात्रक आवृत्ति माध्यम जो होता है उसके लिए हर्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर कि ध्वनि जो होता है, ध्वनि का मतलब आप क्रिकेटर ध्वनि मत समझिएगा, ध्वनि का मतलब हमने अभी बताया, इसीलिए ध्वनि का मतलब हो गया आवाज, साउंड। तो ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आयाम, ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? ध्यान दीजिए, यह जंग से बचाने के लिए का मतलब मत समझना कि लड़ाई से बचाने के लिए। लोहे के पुल, जो लोहा का बहुत सारा पुल बना होता है, रेलवे लाइन हो गया या ऐसे भी जहां जहां छोटा मोटा पुल होता है उसको भी बनाया जाता है, रेलवे लाइन पर में भी लोहा का पुल बनता है। तो ऐसे पुलों को जंग से बचाने के लिए, जंग का मतलब लड़ाई नहीं समझना है, जंग का मतलब उस पर एक ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे उस पर क्या होता है, अलग एक परत बैठ जाता है दूसरे तरह का, जो वह नुकसान पहुंचाता है, उस लोहा को कमजोर कर देता है। और ऐसा होता है वह क्यों, तो ऑक्सीजन के संपर्क में यानी वायु के संपर्क में आने से वह होता है, यानी नमी भी के संपर्क में आएगा तो ऐसा होगा। उसी से बचाने के लिए, क्योंकि जंग लगेगा तो क्या होगा, वह लोहा कमजोर हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो याद रखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जस्ता। वह क्या होता है भाई, जस्ता होता है, जस्ता का विद्युत लेपन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 26, कांच को रेशम से, कांच का मतलब हो गया शीशा, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? आवेश का मतलब हो गया चार्ज, तो एक होता है धनावेश और एक होता है ऋण आवेश। तो वही पूछ रहा है, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋण आवेश। क्या होगा भाई, ऋण आवेश। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, आकाशीय, आकाशीय का मतलब हो गया आकाशीय मतलब आकाश से, आसमान से जो विद्युत विसर्जन होता है उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन कर रहा है आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहता है, कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब सीधे सीधे हो गया, आप आम भाषा में, ठेठ भाषा में समझिए कि बारिश के मौसम में जो बिजली गरजता है तो आकाश में ना गरजता है भाई, आपके जमीन पर आके थोड़े गरजता है, आपके छत पर थोड़े गरजता है, घर में थोड़े गरजता है, आकाश में, आसमान में गरजता है। मौसम बारिश का जो होता है, तूफान जो होता है उसमें, तो वही आकाशीय विद्युत विसर्जन होता है। तो कह रहा है आखिर उसको क्या कहा जाता है, आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है? तो ये तो कोई भी बता देगा भाई, ऑप्शन नंबर बी त्वरित। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वरित। आप सुने होंगे तड़का, कि आम भाषा में तड़का बोला जाता है उसको, तो वही तड़का जो है, तड़का कोनो शब्द नहीं है, भोजपुरी शब्द हो गया, आम भाषा हो गया, लेकिन असल क्या है, तड़ित, उसको तड़ित बोला जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 28, विपरीत आवेशों के बीच होता है, यानी विपरीत का मतलब होता है एक दूसरे के उल्टा। क्या होता है भाई, एक दूसरे के उल्टा, याद रखिएगा। विपरीत का मतलब हो गया उल्टा, आवेश का मतलब चार्ज, तो विपरीत चार्ज, उल्टा चार्ज, यानी विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? तो देखिए भाई क्या होता है, आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण होता है? तो आकर्षण होता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा भाई, आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 29, निम्न में से कौन सी प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है? ध्यान दीजिए, इसमें से कह रहा है प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण। प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त का मतलब होता है जो स्वयं जलता हो, जिसके पास खुद का अपना प्रकाश हो, स्वयं का प्रकाश हो, वह किसी पर निर्भर नहीं हो। भाई आप अगर एक जैसे चंद्रमा को अगर लेते हैं तो चांद के पास अपना रोशनी नहीं होता है, वह सूर्य के रोशनी से चमकता है, तो वह प्रदीप्त वस्तु नहीं होगा। तो इसीलिए याद रखिए, ऐसा पदार्थ जिसके पास स्वयं का, खुद का अपना प्रकाश हो, वह प्रदीप्त वस्तु कहलाता है, प्रदीप्त पिंड कहलाता है। आपके घर में जो मोमबत्ती जलता है, उस वह भी प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा, क्योंकि उसके पास अपना
रोशनी है जब तक वह जल रहा है। या जुगनू का नाम आप सुने होंगे, जुगनू यानी भोजपुरी में कहिए भगजुगनी, गांव देहात में कहा जाता है भगजुगनी, यानी वह जुगनू होता है। तो जुगनू के पास भी अपना प्रकाश होता है, वह नेचुरल होता है, तो वह भी प्रदीप्त वस्तु में गिनाएगा, उसका भी वह उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हमको क्या करना है भाई, आंसर देना है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। क्या हो जाएगा भाई, सूर्य, क्योंकि सूर्य के पास अपना खुद का प्रकाश होता है। आपके घर में जो बल्ब जलता है वह भी प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है, क्योंकि वह जब तक जल रहा है उसका अपना प्रकाश है। बिजली जब उसको मिल रही है जितना देर तक, तो वह खुद का अपना प्रकाश दे रहा है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 30। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ मानव नेत्र मतलब मानव का, मनुष्य का आंख जो होता है उसमें एक रंगीन भाग होता है। क्या होता है भाई, रंगीन भाग होता है। वह पूछ रहा उसी को क्या कहते हैं, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, मानव नेत्र का रंगीन भाग जो होता है उसको हम लोग आइरिस बोलते हैं, और आइरिस को परितारिका भी बोला जाता है। अब देखिए, पहले यहाँ ध्यान देने की बात है, ये कैसे याद रखिएगा आपकी, आइरिस और परितारिका। पहले देख तो लीजिए, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है ना, तो बिल्कुल है ऑप्शन ए, आइरिस और परितारिका। यानी कि दोनों अलग अलग चीज नहीं हुआ। आइरिस जो है, ये आइरिस, आइरिस इंग्लिश में बोल दिया गया, और आइरिस को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। याद रखिएगा, आइरिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। तो मानव नेत्र के रंगीन भाग को, रंगीन मिजाज मत बोलिएगा, मानव नेत्र के रंगीन भाग को आइरिस या परितारिका कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 31। निम्न में से कौन ग्रह नहीं है? क्या कह रहा है, निम्न में से कौन ग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीरियस। क्या है, सीरियस, ऑप्शन नंबर ए, सीरियस। सीरियस जो है यह, हाँ तो भाई लोग ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। बीच में अभी एक कॉल आ गया है अम्मा जान वाले का, यानी अमेजोन वाले भाई साहब का आ गया है। कुछ था यहाँ ऑर्डर में लगा हुआ था, और मुझे ही रिसीव करना था, इसीलिए जाना पड़ गया है। चलिए कोई बात नहीं, सीरियस नहीं हुई है। प्रश्न 31 क्या है कि निम्न में से कौन ग्रह नहीं है, यानी सीरियस, सीरियस को ही लीजिएगा। निम्न में से कौन ग्रह नहीं है, तो सीरियस ही ग्रह नहीं है। बाकी इसमें ध्यान दीजिए कि मंगल साहब ग्रह है। क्या है भाई, ये मंगल ग्रह है, बुध भी ग्रह है, शनि भी ग्रह है, लेकिन सीरियस को लेना है, सीरियस ग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 32। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का, ध्यान दीजिए, किसका पूछ रहा है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह पूछ रहा है। तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह ऑप्शन नंबर बी होगा, बुध। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध है। अगला प्रश्न है प्रश्न 33। निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? ध्यान दीजिए, ये सौर परिवार का तो पूछ रहा है, लेकिन सदस्य कह रहा है कि कौन इसमें सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो भाई देख लीजिए, ऑप्शन जब देखिएगा तो जब तक आप पूरा ऑप्शन नहीं पढ़िएगा तो उसका आंसर आपको समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि पूरा क्वेश्चन भी पढ़े, आधा अधूरा नहीं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे इसी में कह दिया कि सदस्य नहीं है, और ऑप्शन पढ़िएगा तो क्षुद्र ग्रह, तो ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि क्षुद्र ग्रह इसका सदस्य है, उपग्रह तो इसका सदस्य है, और धूमकेतु तो इसका सदस्य है। किसका, तो सौर परिवार का। लेकिन तारामंडल, भाई तारामंडल सदस्य है नहीं है, क्योंकि तारामंडल की तो जगह है, देखने का जगह है तारामंडल, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, तारामंडल। इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर जब ऑप्शन पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है, और क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, नहीं वाला बहुत सारा पूछता है हमेशा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 34। खगोलीय पिंडों की दूरी किस इकाई में मापा जाता है? किसकी, तो याद रखिए, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है खगोलीय पिंडों की दूरी किस इकाई में मापा जाता है? तो वह ना ही किलोमीटर में, ना ही मीटर में, ना ही सौर वर्ष में। सौर वर्ष कुछ होता ही नहीं है, वह प्रकाश वर्ष होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 35। सौर परिवार का, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, क्या कह रहा है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। कौन भाई, तो याद रखिएगा,
पति जिसमें लगा होगा वह सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। पति वाले जो है ग्रह वह बृहस्पति है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन में याद रखिएगा इसको पति के हिसाब से। तो बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह हो गया। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 36। किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं? याद रखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है किस ग्रह को प्रभात तारा, प्रभात फेरी नहीं, प्रभात तारा कहते हैं। प्रभात का मतलब हो गया भोर, या आप समझिए, याद रखिए, प्रभात का मतलब सुबह, या ऐसा कह सकते हैं भोर, यानी भोर का तारा। तो भाई भोर का तारा किसको कहा जाता है? तो वह शुक्र होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। यानी शुक्र ग्रह जो होता है इसको भोर का तारा यानी प्रभात तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 37। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? क्या किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो वह मंगल होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मंगल। यानी मंगल ग्रह जो होता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि ग्रहों की परिक्रमा यानी घूमने, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह जो होता है उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपग्रह। क्या कहेंगे? उपग्रह। यानी ग्रह के चारों तरफ जो घूमने वाले पिंड हो जाएंगे वह उपग्रह कहलाएंगे। यानी ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा जो पिंड वह क्या कहलाएगा? उपग्रह कहलाएगा। इसलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड यानी ग्रहों की चक्कर लगाने वाले, उसके चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड को हम क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 39 39। विश्वतापन क्या कह रहा है? विश्वतापन का प्रमुख कारण क्या है? विश्वतापन का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं ऑप्शन थोड़ा पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा जरूरी है। नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा। ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। ऑप्शन डी है ओजोन की बढ़ती मात्रा। तो विश्व तापन यानी विश्व में तापन, गर्मी जो बढ़ रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा विश्व तापन का प्रमुख कारण है। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा ये सबसे इंपॉर्टेंट यानी सबसे प्रमुख कारण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 40। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अम्लीय वर्षा के लिए आखिर उत्तरदायी कौन है? जवाब दे कौन है, दोषी कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, उत्तरदायी यह भी है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। उसके बाद ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल NO3, नाइट्रिक अम्ल सॉरी NH3, नाइट्रिक अम्ल NH3। और ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। यानी अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन है? सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक दोनों अम्ल उत्तरदायी हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। और उपर्युक्त दोनों में याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए अगर थोड़ा सा भी काम का लगा होगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।